हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण, जिसे रथ मंदिर कहा गया है, किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि रथ मंदिरों की संख्या 7 है और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है। अब मैं नरसिंह वर्मन प्रथम से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये पल्लव वंश के शासक थे। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में कृष्ण प्रथम। तो ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। इसके बाद ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और ये पल्लव वंश के राजा थे। और मैं एक पॉइंट्स बता दूं कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके बाद ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसने जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया था और ये चालुक्य वंश के वातापी से संबंधित है। और मैं एक पॉइंट बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसका लेखक रवि कृति थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है माइक, तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन बी है डिजिटल कैमरा, तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन सी है टच स्क्रीन, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। कुछ और आउटपुट डिवाइस का मैं नाम बता दूं, जैसे मॉनिटर, जिसे VDU भी कहते हैं, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोनोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा मूत्र मार्ग। अब मैं इस संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि इसके जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। अब मैं इसके ऑप्शन ए में है आंत, तो हैजा रोग, जिसे कोलेरा कहते हैं, आंत को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। और एक पॉइंट है कि टाइफाइड रोग भी आंत को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद ऑप्शन बी है फेफड़ा, तो क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, तो टिटनस रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितने
कशेरुकों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर होगा 33। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मनुष्य का कशेरुक 5 भागों के साथ संयोजी रहता है, जैसे गर्दन जिसमें 7 कशेरुक होते हैं, वक्ष जिसमें 12 कशेरुक होते हैं, कटी इसमें 5 कशेरुक होते हैं, त्रिक इसमें भी 5 कशेरुक होते हैं, पुच्छ इसमें 4 कशेरुक होते हैं। इसके बाद और मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में 24, तो ये शरीर में पसलियों की संख्या है। इसके बाद ऑप्शन बी है 14, तो ये फेशियल जिसे चेहरा कहते हैं में हड्डियों की संख्या है। इसके बाद ऑप्शन सी है 29, तो ये खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत से। अब मैं यकृत से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 केजी के बीच होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा ही होता है। एक और पॉइंट्स में बता दूं कि मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है और शरीर का ताप बनाए रखने में भी यकृत मदद करता है। और एक पॉइंट्स है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में नई दिल्ली, तो यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संस्थान है और यहीं पे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण संस्थान भी है। इसके बाद ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, तो यहाँ जीपी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है। इसके बाद ऑप्शन सी है देहरादून, तो यहाँ भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद है। कुछ और पॉइंट्स में बता दूं जैसे वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण पर्यावरण संस्थान कोलकाता में है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण संस्थान कोलकाता में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में बहुत सारे जीके को जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंपोजिटी के अंतर्गत इनमें से कौन से पौधे आते हैं? तो इसका आंसर होगा सूरजमुखी। अब मैं कंपोजिटी के अंतर्गत और भी जो पौधे आते हैं उसे भी मैं बता देता हूँ, जैसे भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया इत्यादि कंपोजिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऑप्शन है तरबूज, तो ये कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। और भी मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं जैसे खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला इत्यादि कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, तो ये रोजेसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ और पौधे हैं जो रोजेसी के अंतर्गत आते हैं, तो मैं उसे भी बता देता हूँ, जैसे सेब, बादाम, नाशपाती इत्यादि। इसके बाद ऑप्शन सी है नींबू, तो यह रूटेसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ और पौधे का नाम मैं बता देता हूँ जो रूटेसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे चकोतरा, संतरा, मौसम्मी, बेल, कैता, कामिनी इत्यादि। ये सभी रूटेसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रथम गति का नियम। अब मैं
इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहा जाता है और न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। और भी मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन का प्रथम गति का नियम है प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था तथा गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और इसका कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे रुकी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। एक और उदाहरण है चलती हुई मोटर गाड़ी या कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन बी है द्वितीय गति का नियम। तो मैं बता दूं कि द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है F बराबर ma, जहाँ F होता है बल की दिशा और m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। इसके बाद ऑप्शन सी है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो मैं बता दूं कि ये इस नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और इसका उदाहरण है बंदूक से चली गोली चलाने पर चलाने वाले की पीछे की ओर धक्का लगना। और दूसरा एक उदाहरण है रॉकेट को उड़ाने में। और तीसरा है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। तो ये तीनों न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हैमिल्टन किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा बरमूडा। अब मैं बरमूडा संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि बरमूडा उत्तरी अमेरिका महादेश का कंट्री है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद ऑप्शन ए है कनाडा। तो इसकी राजधानी ओटावा है और यहाँ की भाषा अंग्रेजी फ्रेंच है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड। तो मैं बता दूं कि इसकी राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की भाषा अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद ऑप्शन सी है बारबोडोस। तो मैं बता दूं कि बारबोडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है और यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1784 ईस्वी में और ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में 1765। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसके बाद ऑप्शन बी है 1769 ईस्वी। तो इस ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इसके बाद ऑप्शन सी है 1792 ईस्वी। तो इस ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम मराठा और टीपू सुल्तान के बीच। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतनी सारी प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे वीडियो को अवश्य डाल देता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।